बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज आगे कंटिन्यू करते हैं। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अ चार्ज्ड 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is connected to a 27 millihenry inductor. What is the angular frequency of the free oscillations of the circuit? इसका मतलब हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी गिवन है 30 माइक्रोफैराड और इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है 27 मिली हेनरी। हमसे पूछा गया है एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा आर। ठीक है, क्या पूछा गया था व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑसिलेशंस यानी कि एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों हमें पता है रेजोनेंस के समय एट रेजोनेंस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो किसके बराबर होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर, यानी कि ओमेगा एल बराबर होगा 1 अपॉन ओमेगा सी। इतना समझ में आया। इट मींस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ये क्या है एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद बच्चों यहां पे एल की और सी की वैल्यू पुट करो। एल की वैल्यू क्या पुट करोगे 27 मिली हेनरी और सी की वैल्यू क्या पुट करोगे 30 माइक्रो फैराड। तो मैं लिखता हूं ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 27 मिली हेनरी यानी कि 27 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 30 माइक्रो फैराड यानी कि 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इतना समझ में आया। तो लिखेंगे बच्चों ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 27 इंटू 3 कितना होगा बच्चों 81 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 9। एक जीरो ये भी है इस वजह से क्या लिखेंगे माइनस 8। इतना समझ में आया। अब बच्चों इसका अंडर रूट लो तो कितना आएगा 81 का अंडर रूट 9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 का अंडर रूट 10 की पावर माइनस 4। इसका मतलब बच्चों ओमेगा इक्वल टू 0.11 इंटू 10 की पावर 4 रेडियन पर सेकेंड। इट मीन्स ओमेगा इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर 3 रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों ये क्या आई हमारी एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन पढ़ो बच्चों क्या है। अ सीरीज एलसीआर सर्किट विथ आर इक्वल टू 20 ओम। एक रेजिस्टेंस है कितना 20 ओम का, एल इक्वल टू 1.5 हेनरी एंड सी इक्वल टू 35 माइक्रोफैराड is connected to a variable frequency 200 वोल्ट एसी सप्लाई। यानी कि हमको रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, ठीक है, इंडक्टेंस गिवन है 1.5 हेनरी एंड कैपेसिटेंस गिवन है 35 माइक्रोफैराड और ये तीनों कनेक्ट हैं 200 वोल्ट एसी सप्लाई के साथ। इतना समझ में आया। फिर हमसे पूछा गया है when the frequency of the supply equals the natural frequency of the circuit। समझना when the frequency of the supply equals the natural frequency of the circuit what is the average power transferred to the circuit in one complete cycle। इसका मतलब रेजोनेंस की कंडीशन पे हमें इसके अक्रॉस पावर निकालनी है, इस सर्किट के अक्रॉस पावर निकालनी है एट रेजोनेंस। कैसे पता लगा मैं रेजोनेंस कह रहा हूं क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी और यही किसकी कंडीशन होती है रेजोनेंस की। तो पावर निकालने के लिए सबसे पहले मैं इस सर्किट के अक्रॉस क्या निकालूंगा बच्चों करंट निकालूंगा, ठीक है, और करंट कौन सी आरएमएस, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चों
आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड। सीधे सीधे क्या लगा है, ओम्स लॉ, आई इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, यहां पे आर की जगह पे क्या यूज करेंगे, इंपिडेंस। अब देखना बच्चों, मैं लिखता हूं एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस। बच्चों जो z है वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एंड एक्सएल यहां पे किसके बराबर होता है, एक्सी के बराबर। तो देयरफॉर जो z होगा बच्चों वो किसके बराबर आएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर यानी कि r। इतना समझ में आया। ये जो इंपीडेंस है ये किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस के बराबर होगा। किसके केस में, रेजोनेंस के केस में। क्यों, क्योंकि एक्सएल और एक्सी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो जाएगा, जीरो। इतना समझ में आया। तो बच्चों, तो मैं लिखता हूं देयरफॉर आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर। इतना समझ में आया। अब बच्चों वी आर एम एस कितनी है, 200, एंड आर कितनी है, 20। तो यानी कि जो आई आर एम एस आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 10 एम्पियर आएगा। इतना समझ में आ गया। इसका मतलब इस सर्किट में जो करंट बह रही है, कितनी बह रही है, 10 एम्पियर। कब, एट रेजोनेंस। अब हमें क्या करना है, पावर निकालना है इस सर्किट के अक्रॉस। पावर निकालना है इस सर्किट के अक्रॉस। इतना समझ में आया बच्चों। अब देखना, मैं सीधे पावर का फॉर्मूला लिखता हूं, वो क्या होगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव। ठीक है, मैं लिखता हूं नाउ पावर इक्वल टू पी इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। अब एक बात बताना बच्चों, ये जो इंडक्टर है अगर इसके अक्रॉस करंट ऐसे सीधे है तो जो वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री क्या करेगी, लीड करेगी। और ये जो कैपेसिटर है इसमें भी करंट ऐसे अगर आ गया सीधे को है, ये जो वेक्टर है ये क्या है, करंट का है। तो जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री क्या करेगी, लैग करेगी। और इस रेजिस्टेंस के केस में अगर ये वेक्टर करंट है तो वोल्टेज कहां को होगी, आगे को ही होगी। अब इस केस में और इस केस में जो फेज एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, जीरो। इसका मतलब जो भी पावर आएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसका क्रॉस आएगी, इस रेजिस्टेंस का क्रॉस आएगी। इतना समझ में आया। तो मैं जब पावर निकालूंगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका क्रॉस निकालूंगा, इस रेजिस्टेंस का क्रॉस निकालूंगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, रेजोनेंस की कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन है। रेजोनेंस की कंडीशन पे जितनी वोल्टेज एल के अक्रॉस होती है उतनी ही वोल्टेज सी के अक्रॉस होती है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल। क्योंकि इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के बीच में जो फेज एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। इट मींस जो भी सप्लाई वोल्टेज होगी वो सारी की सारी किसके अक्रॉस गिरेगी, रेजिस्टेंस के अक्रॉस गिरेगी। इतना समझ में आया। अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं वो पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस, पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस। इतना समझ में आया। वी आर एम एस बच्चों क्या पुट करेंगे, पूरा का पूरा 200। आई आर एम एस क्या करेंगे बच्चों, पूरा का पूरा 10 एम्पियर। एंड कॉस फाइव का मतलब कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहां पर को फेज एंगल कितना है, 0 डिग्री। इसका मतलब जो पावर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 2000 वॉट। ये पावर है पूरे सर्किट के अक्रॉस, या फिर कहो पावर अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस पावर कितनी है, 0 है। जितनी भी पावर आएगी सिर्फ और सिर्फ किसका क्रॉस आएगी, इस रेजिस्टेंस का क्रॉस आएगी। तो इतना बच्चों जल्दी से नोट कर लो। अब इसके बाद
बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। फिगर शोज अ सीरीज एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 230 वोल्ट, ठीक है, L इक्वल टू 5 हेनरी, यानी कि बच्चों ये जो L है कितना गिवन है 5 हेनरी, C इक्वल टू 80 माइक्रोफेराड, ये माइक्रो होगा, ठीक है, C की वैल्यू कितनी है 80 माइक्रोफेराड, R इक्वल टू 40 ओम, ये 40 ओम। फिर हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस, यानी कि हमको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालो बोला गया है, ठीक है। तो हमें पता है बच्चों एट रेजोनेंस एक्सएल किसके बराबर होता है एक्सी के, या फिर ओमेगा एल किसके बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी के, या फिर ओमेगा किसके बराबर आएगा बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट एल सी के। एल की वैल्यू क्या पुट करोगे 5 हेनरी और सी की वैल्यू क्या पुट करोगे 80 माइक्रोफेराड। तो बच्चों एल की वैल्यू पुट करो 5 हेनरी और सी की वैल्यू 80 माइक्रोफेराड, यानी कि 80 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इसका मतलब ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 400 इंटू 10 की पावर माइनस 6। इट मीन्स 1 अपॉन 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3। इतना समझ में आया, यानी कि ओमेगा की वैल्यू आएगी बच्चों 10 की पावर 3 अपॉन 20 या फिर 50 रेडियन पर सेकेंड। इतना समझ में आया। यहां पे हमारा पार्ट ए कंप्लीट। अब इसके बाद देखना बच्चों पार्ट बी में क्या पूछा गया है, ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बच्चों हमें इंपीडेंस बताना है एंड करंट बताना है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो लिखता हूं मैं यहां पे पार्ट बी। देखना बच्चों हम लिखते हैं एट रेजोनेंस। बच्चों रेजोनेंस के केस में जो Z है उसे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आर Z इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो मैं लिखता हूं एक्सएल किसके बराबर हो जाएगा एक्स सी के, एक्सएल किसके बराबर हो जाएगा एक्स सी के। तो यानी कि Z किसके बराबर आएगा बच्चों अंडर रूट आर स्क्वायर, यानी कि R, यानी कि जो इंपीडेंस आएगा बच्चों यहां पे भी कितना आएगा 40 ओम, यानी कि जो इंपीडेंस आएगा यहां पे कितना आएगा 40 ओम आएगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया बच्चों। एट रेजोनेंस Z इक्वल टू 40 ओम। अब हमसे क्या पूछा गया है करंट। अब मैं लिखता हूं नाउ करंट, यानी कि IRMS, वो किसके बराबर आएगा बच्चों VRMS अपॉन R, ठीक है। वैसे फॉर्मूला क्या होगा VRMS अपॉन Z, ठीक है, और Z की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम R। इतना समझ में आया। अब बच्चों VRMS कितनी गिवन है 230 वोल्ट, ये जो VRMS है कितनी है बच्चों 230 वोल्ट। तो लिखते हैं बच्चों 230 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 23 अपॉन 4 एम्पियर। एंड 23 अपॉन 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 5.75 एम्पियर। ये क्या आया VIRMS, ये क्या आया IRMS। अगर हमें मैक्सिमम करंट निकालनी होगी I नॉट, वो क्या होगी बच्चों √2 टाइम्स ऑफ IRMS, या फिर √2 टाइम्स ऑफ 5.75 एम्पियर। इतना समझ में आया। तो यहां पे बच्चों हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट। जल्दी से बच्चों नोट कर लो, फिर करते हैं पार्ट सी। अब इसके बाद देखना बच्चों पार्ट सी क्या है। डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट, शो दैट
potential drop across the LC combination is zero at the resonant frequency. ठीक है, हमें क्या करना है, RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है और ये प्रूफ करना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज जीरो एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे VR, फिर निकालेंगे VL, फिर निकालेंगे VC, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस। बच्चों VR की वैल्यू कितनी आएगी, IRMS इंटू R। VL की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, IRMS इंटू XL। एंड VC की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, IRMS इंटू XC। अब IRMS कितनी कैलकुलेट करी थी हमने अभी, 23/4 एम्पियर। तो लिखते हैं बच्चों 23/4, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बच्चों 40, तो R की वैल्यू क्या पुट करी 40 और 40 को 4 से कट करोगे तो क्या लिखोगे 10, यानी कि 23 इंटू 10 इट मीन 230 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस R तो क्या आ गया बच्चों 230 वोल्ट। अब IRMS बच्चों यहां पे पुट करो, यानी कि 23/4, फिर XL का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चों ओमेगा L, और यहां पे अब ओमेगा की वैल्यू पुट करो। ओमेगा कितना है बच्चों, अभी हमने कैलकुलेट करा 50, कितना है ओमेगा 50। ठीक है, रेजोनेंस की बात कर रहा है, रेजोनेंस में ओमेगा की वैल्यू कितनी है 50, तो लिखते हैं 50 इंटू L कितना है बच्चों 5 हेनरी। इतना समझ में आया। अब बच्चों VC की वैल्यू निकालते हैं, IRMS कितना होगा बच्चों 23/4, XC की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 1/ωc, यानी कि 23/4 1/ω, ओमेगा की वैल्यू कितनी 50 और कैपेसिटेंस कितना यूज करना है हमें 80 माइक्रोफैराड, इट मींस 80 इंटू 10⁻⁻⁶। इतना समझ में आया। अब बच्चों इस वोल्टेज को कैलकुलेट करो और इस वोल्टेज को कैलकुलेट करो, तुम देखोगे ये वोल्टेज और ये वोल्टेज क्या आएगी सेम आएगी। ठीक है, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज क्या आएगी सेम आएगी। कैलकुलेट करना, ये मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज जो क्या आएगी सेम आएगी। तो इसका मतलब ये दोनों वोल्टेज आपस में क्या कर रही होंगी कैंसिल कर रही होंगी, और जो सप्लाई वोल्टेज है 230 वोल्ट और जो सप्लाई वोल्टेज है 230 वोल्ट वो पूरी की पूरी किसके अक्रॉस मिल रही होगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस। समझ में आया। फेजर याद होगा बच्चों LCR के अक्रॉस, अगर ये वेक्टर करंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस भी यही को आएगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस कहां को आएगा ऊपर को, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस कहां को आएगा नीचे को। अब मैं कह रहा हूं इस केस में ये वोल्टेज और ये वोल्टेज क्या है सेम है, तो यानी कि जो VL आएगा वही VC आएगा। VL कहां को है ऊपर को है, VC कहां को है नीचे को है, यानी कि इनके बीच में जो फेज एंगल है कितना 180 डिग्री, तो ये दो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। ठीक है, VL माइनस VC क्या आएगा 0, और जो वोल्टेज आएगी सप्लाई वो पूरी की पूरी किसके अक्रॉस आएगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और ये कितनी आ रही है 230 वोल्ट। देखना जो सप्लाई वोल्टेज है वो भी कितनी है बच्चों 230 वोल्ट। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पे हमारी NCERT एक्सरसाइज कंप्लीट।